बच्चों, अभी तक हमने लोक के द्वारा जो हमें प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए गए थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। लोक ने हमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है। लोक ये कहते हैं कि अगर राजनीतिक दर्शन जनता को और राजा, कार्यपालिका या विधायिका अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही है, जनता की भलाई का कार्य नहीं कर पा रही है, तो ऐसे दृष्टि के अंदर जनता को क्रांति का या विद्रोह करने का अधिकार लोक के द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य का निर्माण जनता के हित के लिए कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त होता है। व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए की जाती है। लोक कहता है कि जब इन अधिकारों की रक्षा न हो सके तथा जनता कष्ट में हो, स्थिति असहाय हो, जनता के लिए क्रांति करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। जनता ऐसी स्थिति में अपने राजा का, अपनी शासन व्यवस्था का विद्रोह कर सकती है। यदि शासन को जन सहमति प्राप्त न हो, वह अपने न्यास या ट्रस्ट के विरुद्ध आचरण करे और वैधानिक शासन के स्थान पर निरंकुश आचरण करने लगे, अपनी मर्यादाओं का पालन न करे, तो जनता को शासन सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने तथा उसे बदलने का अधिकार प्रदान लोक करता है। लोक के सिद्धांत की विशेषता है कि सरकार के भंग होने पर राजनीतिक समुदाय ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि राजनीतिक समुदाय का स्थान सरकार के ऊपर है। वह सरकार तब भंग होती है जबकि कानून निर्माण शक्ति उस संस्था से हट जाती है जिसको कि जनता ने यह दी थी, तथा या तब जबकि कार्यपालिका या विधायिका उसका प्रयोग ट्रस्ट की शर्तों के विपरीत करती है। लोक ने अपने राज दर्शन में विद्रोह एवं क्रांति के अधिकार पर इतना अधिक बल दिया कि कतिपय विद्वान उसके संबंध में ये मत व्यक्त करते हैं कि लोक ने शासन संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लोक की अपनी स्पष्ट मान्यता है कि राज्य का प्रधान उद्देश्य जन कल्याण है। राजा या शासन के अस्तित्व का आधार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा करना है। राजा के साथ साथ वह संसद पर भी लागू होती है। लोक ने अपने जीवन में देखा था कि इंग्लैंड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और किस प्रकार वहाँ पर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय तथा लंबी पार्लियामेंट ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तथा जन कल्याण की उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप 1688 ईस्वी में क्रांति हुई। इस प्रकार लोग कहते हैं कि जब शासन व्यवस्था जनता की भलाई, लोक कल्याण, सामाजिक हित में काम न करे, तो उस वक्त जनता को यह अधिकार है कि वह विद्रोह कर दे, क्रांति कर दे और शासन को पलट दे। क्रांति संबंधी विचार राजनीतिक दर्शन को लोक की महत्वपूर्ण देन है। उसके क्रांति विषयक सिद्धांत का जेफरसन एवं अन्य राजनीतिकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसी कारण उसे क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। लोक को व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थक विचारक भी कहा जाता है। कैसे, इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लोक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। वह व्यक्ति का परम उपासक और भक्त है। यह उसके राजनीतिक विचारों की आधारशिला है। हॉब्स ने, जैसा कि हम जानते हैं, कि व्यक्ति को ही अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया, परंतु हॉब्स के व्यक्तिवाद तथा लॉक के व्यक्तिवाद में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। यहाँ अभी हम लोक के व्यक्तिवाद के बारे में जानेंगे। राज्य का अधिकार व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। लोक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है। किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लोक ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करें या न करने की छूट दी है। संक्षेप में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि लोक ने राज्य सदस्यता के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का आदर किया। यह उसका व्यक्तिवादी विचार है। राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। लोक स्पष्ट कहता है कि राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा के लिए होता है। उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। व्यक्ति के पक्ष में राज्य की सीमाओं पर राज्य पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति के पक्ष के लिए राजसत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना ही नहीं, अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध करना। लोक के अनुसार राज्य का निर्माण जन कल्याण के लिए किया गया है। यदि शासक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे
तथा वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध विरोध या विद्रोह करके क्रांति करने का व्यक्ति को अधिकार लोक प्रदान करता है। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, उसके धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक हमें दिखाई देती है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अर्थात व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ देता है लोग कि वह कौन से धर्म को मानेंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे अर्चना करेंगे और कैसे उसकी उपासना करेंगे। इस प्रकार जॉन लॉक ने व्यक्ति को अपने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। उसके मतानुसार राज्य के सभी नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सकता है। लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी, ऐसा बाकर ने कहा है। मैक्सी के शब्दों में अगर हम कहें तो लॉक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लॉक की सबसे महत्वपूर्ण देन स्वीकार किया है। लॉक व्यक्ति के अधिकारों के प्रति सजग है और उन्हें संपन्न करना चाहता है तथा उसके जीवन में व्यक्तियों का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को एकांकी और निर्धन नहीं कहा, साथ ही लॉक के दर्शन में व्यक्तियों ने समस्त समाज को संप्रभु बनाया, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवादी स्वार्थी व्यक्तियों के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि लॉक का व्यक्तिवाद उदारवाद से ओतप्रोत है। ऐसा नहीं है कि कई विचारकों ने लॉक के इस सिद्धांत की आलोचना नहीं की, कई विचारकों ने लॉक के इस सिद्धांत की भी आलोचना की है। आलोचकों का मत है कि लॉक के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों में अंतर्विरोध पाया जाता है, सामंजस्य नहीं है। व्यक्ति को अपने चिंतन में अत्यधिक महत्व देते हुए भी लॉक ने उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना, क्योंकि उसने अपनी विचारधाराओं में बहुमत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा अल्पमत को बहुमत के निर्णयों को स्वीकार कर लेना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यदि व्यक्ति एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो उसे अपने निजी निर्णय का केवल इसलिए परित्याग कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि बहुमत उससे सहमत नहीं है, बहुमत उससे सहमत नहीं है। इस प्रकार लॉक ने अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह का जो अधिकार दिया है वह भी बहुसंख्यकों को दिया है, व्यक्ति को अथवा अल्पसंख्यकों को नहीं। इन्हीं तर्कों के आधार पर यह कहा जाता है कि लॉक की व्यवस्था में व्यक्ति वास्तव में प्रभुत्व संपन्न नहीं है। सेबाइन का मत है कि लॉक ने सामुदायिक हित का बिगुल अधिक बजाया है, लेकिन फिर भी लॉक के संपूर्ण विचारों को या संपूर्ण विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। वह व्यक्ति को परम मानता है, राज्य में उसका स्थान परम है। वह अपने दर्शन में व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानता है। वह उसकी जो विचारधारा है वह व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस भांति सजा कर रखा गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रहे। मूलतः लॉक का जो सिद्धांत है व्यक्ति की मर्यादाओं, व्यक्ति के जन कल्याण, व्यक्ति की हिस्सेदारी, व्यक्ति की सहभागिता, व्यक्ति के पूर्ण अधिकारों के चारों तरफ ही घूमता है। शासक समाज के प्रतिनिधि मात्र हैं, वे उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। लॉक का राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्य जनता मात्र एजेंट है। राज्य प्राकृतिक विधि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता जिनसे व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। राज्य अभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता। अतः लॉक के राज्य की तुलना एक बड़ी लिमिटेड कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी के संचालकों तथा हिस्सेदारों के दायित्व मर्यादित होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि लॉक एक व्यक्तिवादी विचारक है, जिसने व्यक्तियों के विचारों को, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया और उन अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत किया।